नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक कहावत है, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। नवाब मलिक ने यही काम किया है। पहाड़ खोदने चले थे और निकाल के लाए एक छोटी सी चुहिया, वो भी मरी हुई। दरअसल कल नवाब मलिक ने ये ऐलान किया था और पूरे मीडिया में वो छाए रहे थे कल दिन भर कि आज 10 बजे वो कोई हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। हाइड्रोजन बम क्या, फुलझड़ी भी ठीक से नहीं छोड़ पाए और जो फुलझड़ी छोड़ी भी उसमें उन्होंने अपने हाथ को ही जला लिया है। कई सारी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इस आरोप का सिलसिला किस ओर जा रहा है, क्यों ये आरोप लगाए जा रहे हैं और क्या ध्येय है, और इसको लेकर अघाड़ी सरकार के अंदर किस तरह की राजनीति अब करवट बदलने लग गई है, सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन पहले नवाब मलिक के इन आरोपों के बारे में बात करते हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो दाऊद इब्राहिम के गैंग मेंबर्स के साथ मिलकर पूरे मुंबई को हाईजैक कर रखा था, उगाही का धंधा चलता था और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती थी, कोई पकड़ा नहीं जाता था। मतलब पूरी तरीके से दाऊद इब्राहिम के साथ उनके रिश्ते और उनको संरक्षण देने का आरोप नवाब मलिक ने आज मढ़ तो दिया, लेकिन सबूत कहां है? क्या कहा उन्होंने कहा कि रियाज भाटी कौन है, दाऊद इब्राहिम के गैंग के साथ उनका संबंध है, यह सबको पता है। अखबारों में उस पर खबरें छपी थी। वो डबल पासपोर्ट के साथ मुंबई के सहार एयरपोर्ट में पकड़ा जाता है और 2 दिनों में छूट जाता है। वो आपके कार्यक्रम में क्यों नजर आता था? देश के पीएम पर आरोप लगाना नहीं चाहते, लेकिन पीएम मोदी इस शहर में आए तो रियाज भाटी उस कार्यक्रम में पहुंच गया। बिना स्कैनिंग के ऐसे कैसे पहुंच गया? आप मुख्यमंत्री थे। इस रियाज भाटी ने फिर प्रधानमंत्री के साथ फोटो भी खिंचवाई। इसकी पहुंच आपके डिनर टेबल तक थी। 2 पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया संगीन इल्जामों वाला आदमी आपके साथ क्यों घूमते नजर आता था? रियाज भाटी का इतिहास सभी जानते हैं। आपके संरक्षण में रियाज भाटी यहां उगाही का धंधा चला रहा था। आरोप क्या है कि उगाही का धंधा चल रहा था? तो कोई सबूत, कोई गवाह, कोई ऐसे शख्स को नवाब मलिक उठा लाए होते आज हाइड्रोजन बम फोड़ने से पहले, जो ये कहता कि यस, रियाज भाटी हमसे उगाही करता था और ये उगाही इस बात को लेकर के करता था क्योंकि ये पैसे देवेंद्र फडणवीस के पास जाने थे। जिस तरीके से अभी तो उगाही का चल ही रहा है मसला, जिस तरीके से सचिन वाजे काउंटिंग मशीन को लेकर के घूम घूम के पैसे वसूल किया करता था और वो ये कह रहा है कि वो पैसे वो गृह मंत्री उस समय के अनिल देशमुख के लिए कलेक्ट कर रहा था, तो ये साक्ष्य है। इस तरह के सबूत होते हैं जिससे जब आप आरोप लगाते हैं तो उस आरोप में दम होता है। आप कह रहे हो कि भाई वो कार्यक्रम में नजर आ रहा है, नवाब मलिक पब्लिक लाइफ में है, क्या ये दावा कर सकते हैं कि उनके साथ आज तक जितने लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई, जहां जहां वो पब्लिक प्रोग्राम में गए, वहां कोई रेपिस्ट, कोई चोर उचक्का डाकू, कोई स्कैमस्टर्स उसके स्टेज पे नहीं था? क्या ये दावा, ये एफिडेविट वो कोर्ट में दे सकते हैं? या इस तरह के जो आरोप वो लगा रहे हैं कि जो पब्लिक लाइफ में होते हैं कोई भी चला जाता है? हमने तो देखा है, बहुत करीब से देखा है कि अन्ना हजारे के स्टेज पे भी बहुत सारे भ्रष्टाचारी पहुंच जाते थे। तो इसका क्या मतलब है कि अन्ना हजारे का रिश्ता उन भ्रष्टाचारियों से हो गया? तो ये फुलझड़ी भी नहीं है। ये आप किसी और राजनीति के तहत आप इस तरह के आरोप लगा रहे हो, क्योंकि जो कीचड़ आपके मुंह के ऊपर जा रहा है, जो कीचड़ एनसीपी के ऊपर जा रहा है, जो कीचड़ से पूरी तरीके से लज्जित हो चुकी है अघाड़ी सरकार, वही उस तरह के आरोप आप क्रिएट कर रहे हो। रियाज भाटी कौन है? रियाज भाटी तो नाम से ही लग रहा है कोई मुसलमान है, कोई गुर्गा होगा, कोई गुंडा होगा, लेकिन इससे क्या लेना देना? जब तक आप ट्रांजैक्शन को लेकर के आप कोई सबूत नहीं देते, आपके ये सारे आरोप उसी तरीके के आरोप हैं जो राजनीति में लोग अपने प्रतिद्वंद्वी पे एक के बाद एक लगाते हैं। ये राजनीतिक आरोप है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो आरोप लगाए थे उसके सबूत हैं। कल आप कह रहे थे कि भाई राई का पहाड़ क्रिएट कर रहे हो, हमने किसी सजा याफ्ता आदमी से हमने नहीं खरीदा, उसको बरी कर दिया गया था, वो दाऊद इब्राहिम का आदमी था। तो क्या हुआ?
उसके ऊपर बम धमाके का आरोप था, तो क्या हो गया? हमने कोई गलत काम नहीं किया। उसके सबूत हैं। आप आतंकवादियों से, जिन लोगों ने मुंबई में धमाके करवाए, उस साजिश में शामिल थे, उसके साथ आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं, उसके सबूत हैं, उसका कोई डिनाइल नहीं है। वो राई का पहाड़ है और आप फोटो दिखा करके ये साबित करना चाह रहे हो कि भाई पूरी मुंबई के मुंबई वो बकायदा उसको जो है बंदी बना लिया गया था। दाऊद इब्राहिम का पूरा नेटवर्क काम कर रहा था और कई सारी चीज़ें आ गई हैं और भी कई सारे नाम उन्होंने ले दिए कि उनको अध्यक्ष क्यों बनाया, उनको ये क्यों बनाया, उनको ये क्या किया। ये भूलना नहीं चाहिए कि ये सरकार तो रहमदिल सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, ये लोग सिर्फ कहने को कड़क प्रशासक हैं, ये कहते हैं कि भाई बड़े ही कड़क मिजाज के लोग हैं, ये तो दयालु हैं, दया कर देते हैं पॉलिटिकल अपोनेंट के ऊपर। अदरवाइज जिस तरह की बातचीत नवाब मलिक कर रहे हैं, वोरा कमेटी रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिक में आ जानी चाहिए और वो कमेटी की रिपोर्ट अगर एक बार आ गई तो एनसीपी और कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर इन सब मुद्दों पे बात करने लायक तक नहीं बचेगा। दाऊद इब्राहिम के रिश्ते किस पार्टी के लोगों के साथ है, किन नेताओं के साथ है? जो लोग पत्रकारिता में हैं, जो लोग एजेंसियों के साथ काम कर चुके हैं, जो इन सब्जेक्ट के बारे में जिनको मालूमात है, उनको अच्छे तरीके से मालूम है कि इस देश में दाऊद इब्राहिम को प्रोटेक्शन कौन देता आ रहा था। ये जितने भी मुंबई में डॉन पैदा हुए, उनके साथ किनका उठना बैठना था, कौन सा प्रधानमंत्री कौन से डॉन के बगल में बैठ करके प्रोग्राम में जाया करता था, ये सारी चीज़ें कोई नई बात नहीं है। फोटो दिखा करके अगर आप इस तरह की बातें करोगे तो अगर मसला कोर्ट में चला गया तो नवाब मलिक को बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ जाएगा और बहुत किरकिरी होने वाली है। और वो किरकिरी इसलिए भी होने वाली है, एक और केस कोर्ट में चला गया है नवाब मलिक के खिलाफ। और ये किसने किया है? ये समीर वानखेड़े की जो साली हैं हर्षदा दीनानाथ रेडकर, उन्होंने मंगलवार को गोरेगांव पुलिस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354D, 503 एंड 507(6) और महिला अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 की धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। अब ये मसला महिला उत्पीड़न का है। कहाँ कहाँ आप जाएंगे, दलित उत्पीड़न का केस ऑलरेडी चल रहा है, एक एफआईआर उस पर भी दर्ज है, महिला उत्पीड़न का भी मामला दर्ज हो गया है। और ये सब चीज़ें हो रही हैं ये भटकाने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखिए, ये सारी चीज़ें लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए हैं। लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, मुख्यमंत्री का संदेश संजय राउत लेकर के पहुँचते हैं किसके पास? शरद पवार के पास। शरद पवार जो है बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, मुंबई के पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। क्या लोकस स्टैंडाई है? बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, भाई ये सब चीज़ जब भी कोई भी गड़बड़ी होती है ये शरद पवार के पास क्यों चले जाते हैं? शरद पवार उस तरह के अधिकारियों के साथ मीटिंग में किस अधिकार से वो बैठते हैं? ये तो अलग टेक्निकल सवाल है, लेकिन अंदर हार्ट बीट इन लोगों का बढ़ना शुरू हो गया है। क्योंकि जिस हिसाब से सेंट्रल एजेंसियां लगातार पवार के परिवार के ऊपर अपना कार्रवाई जारी रखे हुए है, जिस तरीके से अनिल देशमुख से पूछताछ हो रही है, जिस तरह से आगे आने वाले दिनों में अघाड़ी सरकार, ये जो उद्धव ठाकरे की सरकार है, उसके ऊपर वसूली का जो एक बहुत बड़ा लांछन, बहुत बड़ा एक ये लगने वाला है, उससे बच पाना बड़ा मुश्किल सा दिख रहा है। क्योंकि सारे लोग, कल तक जो लोग इस अघाड़ी सरकार के अपने थे, अघाड़ी सरकार के लिए उगाही कर रहे थे, वही अघाड़ी के नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं, अपनी सबूत को पेश कर रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं। क्योंकि ईडी, सीबीआई और एनआईए लगातार जांच पे जो है वो इन लोगों के हिसाब किताब को बराबर कर रही है। अब मसला ये है कि भाई एक तो धमाका देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया, उन्होंने कहा था दिवाली के बाद करेंगे, उन्होंने सबूत दे दिए। फिर इन्होंने कहा नवाब मलिक ने, हमने हाइड्रोजन बम बना रखा है। अब हाइड्रोजन बम देने के बाद ये हुआ कि देवेंद्र फडणवीस तो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन छोटे छोटे नेता और जिन जिन लोगों के नाम लिए गए हैं वो नवाब मलिक के पीछे पड़ गए हैं। अब एक स्टेटमेंट में देता हूँ, 2 लोगों के नाम इन्होंने लिए, कोई मुन्ना यादव है, कोई हैदर आजम है, जिसके ऊपर अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब ये लोग कौन हैं, क्या हैं
और इसके ऊपर बार बार ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में फ़ोन आया करता था, ये नहीं आया करता था। भाई उसके सबूत हैं आपके पास तो आप सबूत दें। ये इस तरह से बिल्कुल एक इसको कह सकते हैं कि एक प्रोपेगेंडा के स्टाइल में आप इस तरह की बातें करेंगे, और इतने अहम मौके पे जब इन सारी कहानियों को पूरा देश, पूरा महाराष्ट्र बहुत ही बारीकी से नज़र टिकाए बैठा हुआ है कि जो आप कहते हो कि भाई दाऊद इब्राहिम से रिश्ता है, और आप पूरी स्टोरी कंप्लीट भी नहीं करते, कोई साक्ष्य भी नहीं देते, और 3-4 नाम आप गिरा देते हो। बोलते बोलते आप ये भी कह गए देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के बारे में कि भाई 2-2 फ्लैट हैं कहीं पे, वो किसके नाम से है, कहाँ से है, और फिर ये भी कहते हैं कि भाई महिलाओं के बारे में हम नहीं बोलेंगे। भाई बोलिए, अब तक तो आप बोलते ही आ रहे हैं। महिला आयोग में केस हो गया है, उसके बाद फिर आपने ये आप आरोप भी लगाते हो, और उसके बाद ये भी कहते हो भाई महिलाओं को हम नहीं घसीटेंगे। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि नवाब मलिक वो बड़े अपने आप को लीडर मानने लग गए। अब देखिए, उन्होंने नाम लिया मुन्ना यादव का, तो मुन्ना यादव जो है वो TV9 के चैनल पे आकर के उन्होंने इंटरव्यू दिया। क्या इंटरव्यू दिया उसको आप समझिए, सुनिए, आपको समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जितने आरोप हैं वो सारे राजनीतिक आंदोलन से जुड़े हुए आरोप हैं, मुझ पर आपराधिक मामला कोई भी नहीं है। नवाब मलिक का दिमाग फिर गया है। अपने अंडरवर्ल्ड के संबंधों को छुपाने के लिए वे बेसिर पैर के इल्जाम लगा रहे हैं। उनकी औकात 1 रुपए की है, इसलिए मैं उनके खिलाफ 1 रुपए की मानहानि का दावा करने जा रहा हूं। अब देखिए, यही हो गया स्थिति। किसी मुन्ना यादव का नाम आपने ले लिया, आप मंत्री हैं, फॉर गॉड सेक। एक मंत्री की हैसियत होती है, संविधान में उसके ऊपर एक दायित्व है, कुछ अकाउंटेबिलिटी है। ये मीडिया के अंदर आप इस तरह के आरोप लगाओगे तो ये इस तरह के, जिसको आप कह रहे हो कि भाई ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, मवाली हैं, अपराधी हैं, तो अपराधियों के मुंह से आप खाइए अब इस तरह की गालियां। अब तो यही बच गया है। महाराष्ट्र की राजनीति का ये सबसे काला अध्याय है, और ये काला अध्याय इसलिए है कि इस वक्त जो वहां की सरकार है, वहां की जनता ने नहीं चुना था। ये सरकार एक ऐसे गठबंधन की सरकार है जिन लोगों ने आपस में परस्पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव इन लोगों ने लड़ा था। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखा करके इन्होंने वोट लिए थे, और चुनाव के बाद ये पलटी मार करके फिर उन लोगों के साथ इन लोगों ने गठबंधन बना डाला जिनके खिलाफ ये लोग चुनाव लड़ रहे थे, और जिनके साथ इन्होंने गठबंधन बनाया था वो विपक्ष में चला गया। तो ये बेमेल शादी जो है वो शादी इसलिए है क्योंकि सब लोगों को, सारे नेताओं को, सारी पार्टियों को अपना सेल्फ इंटरेस्ट नजर आ रहा है। ये जनता की सेवा करने के लिए बनाई गई सरकार नहीं है, इसलिए किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, न मंत्री की, न मुख्यमंत्री की, न नेताओं की, न पार्टी की। सबको मालूम है कि अगला चुनाव आएगा, ये फिर किसी न किसी बहाना बना करके एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आएंगे। और इसलिए महाराष्ट्र की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है कि जो सरकार इस कोरोना के वक्त लोगों के साथ हाथ में हाथ मिला करके जिन्हें खड़ा होना चाहिए था, लोगों को, महाराष्ट्र की जनता को इन लोगों ने बेसहारा छोड़ दिया। और इसी तू मैं में ये लोग लग गए हैं, लूट खसोट में पूरी तरह से। पूरा अवधि जो शासनकाल जो है उसमें उन्होंने न्यौछावर कर दिया है। इसलिए मंत्री जेल जा रहे हैं, अधिकारी नदारत हो रहे हैं। जिन लोगों के साथ मिलके ये सरकार चला रहे थे वही इनके खिलाफ सबूतों का जखीरा पेश कर रहे हैं। हमारी नज़र बनी हुई है इन तमाम खबरों पे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।